बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं खास प्रोग्राम। आज हम जिक्र दरअसल करने वाले हैं खनन पर मचे सियासी घमासान की। दरअसल उत्तराखंड की सियासत में भूचाल है और इस भूचाल के केंद्र में है प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खनन नीति को कटघरे में लाकर खड़ा करते हुए बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हरक सिंह रावत का दावा है कि पार्टी को चलाने के लिए 30 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट बनाई गई। हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि पार्टी को चलाने के लिए बकायदा एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट 30 करोड़ की गई है, बनाई गई है और ये रकम सीधे सीधे खनन माफियाओं से वसूली गई है, कहीं और से नहीं वसूली गई। सीधे खनन माफियाओं से 30 करोड़ रुपए की रकम वसूली गई है, जो एफडी में बनाकर डाल दी गई ये पार्टी के लिए। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि खनन से बीजेपी का घर भरा और भंडार भरा है। खुद को भी कटघरे में खड़ा करते हुए हरक सिंह रावत कहते हैं कि वन मंत्री रहते हुए उन्होंने भी 1 करोड़ से ज्यादा की राशि खनन माफियाओं से दिलवाई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति खनन की दलदल में धंसी हुई है? क्या सत्ता के गलियारों तक खनन माफियाओं की पहुंच है? हरक सिंह रावत ने यह तक कह दिया है कि अगर ईडी जांच हो, यानी कि ईडी अगर जांच करे तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी की पूरी वो जेल में चली जाएगी उत्तराखंड के भीतर। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर कोई ठोस सबूत भी है जो जांच एजेंसियों को झकझोर सके? ये बड़ा सवाल है। दरअसल रामनगर और हरद्वानी में खनन ठेकेदारों के चेक मंगवाने का आरोप कितना बड़ा है? क्या ये उत्तराखंड में राजनीतिक फंडिंग के पीछे छिपे काले सच की परतें खोल सकता है? इन तमाम आरोपों के बाद बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के सुरेश जोशी साहब, उन्होंने हरक सिंह रावत को राजनीतिक नौटंकीबाज करार दिया है और कहा है कि यह सब उनकी डूबती हुई साख को बचाने की कवायद है। सवाल यह भी है कि अगर हरक सिंह रावत के पास सच है, उनकी बात में अगर दम है, वो सच बोल रहे हैं, तो अब तक जांच क्यों नहीं करवाई गई? और अगर बीजेपी निर्दोष है तो वो स्वतंत्र जांच से पीछे क्यों हट रही है? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि खनन के इस खेल में कौन कौन शामिल है और किसके हिस्से में कितना मुनाफा गया है? और क्या सत्ता और संगठन की चुप्पी स्वीकार योग्य बनती है या नहीं? क्या हरक सिंह रावत का यह हमला केवल व्यक्तिगत नाराजगी है या कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? इस बयान से जहां एक और विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, वह बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। अब देखना होगा कि यह सियासी आग कितने को अपनी चपेट में लाती है और आज हम जिक्र भी इसी सियासी आग का करने वाले हैं। पहले बयान सुनिए, फिर मेहमानों से तारुफ कराएंगे और करेंगे डिबेट। नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 तक। मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद करा। मैं भी दोषी हूं उस मामले। हम ही कह रहे हैं ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है, अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले
उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? भाई अगर उन्होंने लिए हैं तो उसको कोर्ट में जाए ना, वहां जहां पर को उनको लगता है कि ये चीज आपसे कह के तो समस्या का समाधान नहीं होगा, हमसे कह के भी नहीं होगा। अगर कोई चीज गलत हुई है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर तो न्यायिक प्रणालियां हैं तो सही। आप हरक सिंह जी से पूछिए कि क्या साहब आप इस विषय को लेकर के किसी न्यायालय पे गए या किसी एजेंसी के पास गए, बीजेपी ने गलत कर रखा है। तो बीजेपी तो राजनीतिक दल है, बीजेपी तो आप हम सब लोगों का एक समूह है। आप भी तो कई लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी की सदस्यता होगी बहुत लोगों की। तो दोनों बयान आपने सुनिए, हरक सिंह रावत का भी और बीजेपी का भी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। कमलेश रमन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी कमलेश रमन जी। प्रतिमा जी आपके पास ही आता हूं जरा, और सीधा ही सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी खुद भी कर रही है। हरक सिंह रावत ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा दावा किया है, नो डाउट बहुत बड़ा दावा है। अगर दावे में सच्चाई है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई कैसे पता चलेगी? जांच से पता चलेगी। अगर हरक सिंह रावत मीडिया में आकर ये बोल रहे हैं, आवाज आ रही है आपको प्रतिमा जी? शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, हम फिर से कनेक्ट करेंगे प्रतिमा जी के पास। कमलेश रमन जी, जो प्रतिमा जी से सवाल कर रहा था वही सवाल है, बस उसमें मेरा सवाल यह होगा कि अगर यह दावा किया जा रहा है इसमें सच्चाई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के पीछे पूरी की पूरी भ्रष्ट है? देखिए, मैं कांग्रेस के उन मंत्री जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और जिन्होंने इतना बड़ा बयान देने का काम किया, उसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही लाइनें हैं। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक उल्लू ही काफी था, और पर कांग्रेस की हर साख पे उल्लू बैठा है। अब आप जान सकते हैं कि हरक सिंह जी का इतिहास क्या रहा है। शुरू से वो किस इतिहासकारी रहे हैं, शुरू से वो किस तरीके से विवादों में घेरे गए हैं, किस तरीके से वो बयान दे करके अपनी सस्ती लोकप्रियता को हासिल करते हैं, ये सब ने देखा। और आज से नहीं, 89 से वो चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार वो सत्ता में रहे हैं और पहली बार सत्ता से बाहर हुए हैं। और ये पीड़ा, ये दर्द उनके अंदर है। और जब 2022 के बाद वो कांग्रेस में गए तो वहां उनकी कोई भी लाइन नहीं बनी, कोई उनको नेता मानने को राजी नहीं है। मैंने हरक सिंह रावत के बारे में तो पूछा ही नहीं ना, वो कौन है कौन नहीं है, कितना उन पर है क्या नहीं है, मैंने वो तो सवाल ही नहीं किया ना मैम। वो तो हर किसी को पता है, दल बदल वो तो राजनेताओं की आज की फितरत ही हो गई है, उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा, कब कहां थे। मेरा सवाल सीधा ये था कि अगर उनका दावा सच्चा है तो क्या ये माना जाए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के भीतर भ्रष्ट है? क्योंकि उन्होंने दावा बहुत बड़ा किया है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ। एक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी एक राष्ट्रीय दल पर, जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में नेता हैं, उस पार्टी के ऊपर आज 2022 से उनको आज याद आई ये कहने के लिए कि मैंने भी 1 करोड़ रुपया पार्टी में चंदे के रूप में दिया। खनन माफियाओं से लिया है, चंदे के रूप में क्या दिया? हाँ, मतलब खनन माफियाओं से ला करके दिया। तो सबसे बड़े दोषी तो आप हुए। आपने क्यों इस चीज को स्वीकारा? और आपने जब आज मीडिया में कहा तो मतलब आप ये मान रही है कि अगर उन्होंने स्वीकारा उसको, वो सबसे बड़े दोषी हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है, आप ये भी मान रही है? ये भी कि राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, करोड़ों कार्यकर्ता है और बॉन्ड भी आते हैं, चुनाव के लिए डोनेशन भी होती है, लोग सदस्यता के रूप में वहां पर देने का काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। कोई वो एक किसी का पर्सनल संगठन नहीं है, उसमें कोई भी दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक भ्रष्टाचारी ये कह रहा है और गलत कृत्य करने वाला, जो हमेशा आज 2-3 साल तो भ्रष्टाचार के आप पे भी तो आरोप लगा रहे ना, कह रहे 1 करोड़ हमने दिया, 30 करोड़ उन्होंने एफडी कर ली, 30 करोड़ में 1 करोड़ हमारा है, 29 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ताओं का है, नेताओं का है ना मैम। प्रक्रिया का सहारा वो ये भी तो कह रहे। एग्जैक्टली, पॉइंट ये, रिपोर्ट दर्ज कराइए, पॉइंट ये कमलेश जी, अब आप पॉइंट पर आइए, अब आप पॉइंट पर आइए। मैं आ रहा हूं प्रतिमा जी आपके पास।
आप प्रतिमा जी, स्वतंत्र हैं, हरक सिंह जी स्वतंत्र हैं, वो जाएं और जांच के लिए दें अर्जी अपनी, लेकिन बहुत उससे अच्छी पहले बात है सूत्रों में बने कमलेश रहने रमन जी, के बहुत लिए अच्छी बात इस है। तरह का अब मैं आ रहा हूं बयान जरा नहीं है। प्रतिमा जी, ठीक है कमलेश रमन जी। डॉक्टर प्रतिमा, एक चीज बताइए, देखिए 2-3 पॉइंट हैं। हरक सिंह रावत को इतने वर्षों के बाद क्यों याद आ रही है ऐसी? दूसरा पॉइंट यह है कि क्या हरक सिंह रावत जो बोल रहे हैं उसमें वाकई में सच्चाई है? तीसरा पॉइंट यह है कि भाई अगर सच्चाई है तो मीडिया में ना आकर रिपोर्ट दर्ज कराइए, जांच करवाइए, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मीडिया में आ रहे हैं इसका मतलब आपको लैम्पलाइट चाहिए, इसका मतलब आप सुर्खियों में बना रहना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप बयानबाजी ही कर रहे हैं, या फिर एक कह दीजिए वो कहते नहीं है कि चलिए बयानबाजी ही कर रहे हैं। तो ये क्या वाकई में ऐसा है क्या? अब मुझे बताइए प्रतिमा जी। देखिए, हरक सिंह रावत जी एक बहुत बड़े सच्चे नेता है और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी तरीके की जो है सस्ती लोकप्रियता चाहिए या लाइमलाइट में रहने के लिए उन्हें कुछ भी इस तरीके के जो बयान है वो देने की आवश्यकता है। और अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता, उससे पहले उनके मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि जो है इतने लोग हैं और राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, करोड़ों के पार्टी है। और ये बात बता दूं, ये हरक सिंह रावत जी अभी कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा थे। तो जब आप डॉक्टर प्रतिभा मेरा सवाल तो वही था ना मैम। एग्जैक्टली, तो वहाँ जो कार्य प्रणाली होती है उसको वो भली भांति उससे वाकिफ होते हैं। यही वजह है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी में वो रहे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा ईडी या सीबीआई में गया। जैसे ही वो वापस अपने जो कहते हैं ना घर वापसी हुई उनकी कांग्रेस पार्टी में, तो उनके खिलाफ सारे के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को नजर आने लगे। अब दूसरी बात, ये बात पहली बार नहीं बोली है उन्होंने, क्या अब्दुल जी मैं आपको बताऊं, ये प्रतिमा बात जी मेरा सवाल यह है कि उन्होंने पहली बार बोली है, 10 बार बोली है, 100 दफा बोली है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने कितनी बार बोली है। मेरा सवाल यह है कि वाकई में अगर सच्चाई है तो वो इसमें कानूनी राह क्यों नहीं अख्तियार करते हैं, कानून की राह क्यों नहीं जाते हैं? पॉइंट ये है ना मैम, आप मीडिया में आकर क्या जताना चाह रहे हैं? जवाब दूंगी, आप बोलने दें तो आपकी बात प्लीज प्लीज। देखिए, 2024 में आपको याद होगा जब ईडी बिल्कुल परेशान करने पे पुलिस की जो है हरक सिंह रावत जी को, उस वक्त भी उन्होंने ये बात बोली कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लाखों के पीछे होंगे। और ये क्या है कि अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। यहाँ पे आपसे बताओ, यहाँ पे मैं कई बार सुन चुकी हूँ जोशी जी के मुंह से भी और बड़ी बहन कमलेश जी के मुंह से भी कि जो है हम राष्ट्रीय पार्टी है। और जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं शायद वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता है। तो अगर आप, मैं कह रही हूँ, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, वो कोर्ट जाए, वो पुलिस पे जाए, वो एक प्रेरोगेटिव है, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन अगर आप पे एलिगेशन लग रहे हैं और प्रतिमा जी अगर मुझे किसी से दिक्कत है तो मैं कोर्ट जाऊंगा या मीडिया के सामने जाऊंगा? भाजपा की भी बनती है कि आपका दामन ना प्रतिमा जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। अगर मुझे किसी भ्रष्टाचार को मुझे उजागर करना है, मुझे पता चल रहा है कि वो बंदा रिश्वत ले रहा है या फिर वो शख्स रिश्वत ले रहा है, तो मैं उसकी रिपोर्ट पुलिस में कराऊंगा या फिर मैं कहूंगा जरा आइए, जरा टेलीफोन करके मीडिया बंधुओं से आइए, जरा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं वो करूंगा। मैं रिपोर्ट तो करूंगा ना जाके मैडम। आज देश में चल क्या रहा है अब्दुल जी? आज देश में क्या चल रहा है? आपको लग रहा है हम पुलिस के पास जाएंगे? मतलब आप अब कानून व्यवस्था कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, आप कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे? अब ईडी या सीबीआई जांच करेगी? क्या बात है मैडम, आपको ये लग रहा है? अरे सुप्रीम कोर्ट है मैम, कोर्ट है ना आपके पास, कानून का रास्ता है ना प्रतिमा जी। बात बताइए, आप देश के संविधान को मानती हैं डॉक्टर प्रतिमा? आप देश के संविधान को मानती हैं? आपको देश के संविधान को मानती है, कानून को मानती हैं? हम तो मानते हैं। एग्जैक्टली, मैं भाजपा का अभी जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं कमलेश रमन से सवाल करूंगा, मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर प्रतिमा सिंह आप संविधान को, कानून को मानती है ना? तो अगर संविधान और कानून को मानती है तो कानून का रास्ता अख्तियार कीजिए ना, कानून के रास्ते पे जाइए ना, तो कानून के रास्ते पे जाइए ना। अगर मीडिया में आ रहे हैं तो इसका मतलब सुर्खियों में आना चाह रहे हैं ना। मेरा सवाल सीधा ये है। अब्दुल जी एक आपको बात बताती हूँ, आज जो एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाती है, क्या उसके लिए वो कोर्ट जाती है? क्या उसके लिए सीबीआई और ईडी तो बाद में आता है ना, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप ये कहना चाह रहे हैं ना प्रतिमा जी, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई तथ्य है या नहीं है वो नहीं पता? आप मुझे अगर टेस्ट करके अनइंटरप्टेड दे तो भी मैं आपको बताऊं, आप बीच में बोले मैं बोलूं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज सुन लीजिए, 6 सेकंड सुन लीजिए, आराम से आपको समझ आ जाएगा। नहीं, दर्शक समझ जाए, बहुत अच्छी बात। किसी ग्रुप में रहते हैं,
आप किसी ग्रुप में रहते हैं ना, दल बदल की बात यहाँ हुई, आप जब किसी ग्रुप में रहते हैं, वहां के, मैंने पहले भी कहा है, वहां की कार्यप्रणाली को, वहां के जो वहां पे कृत्य हो रहे हैं उसको आप भली भांति जानते हैं। और ये वही इसे कहते हैं कि उन्होंने खुलासा किया, कल उन्होंने उस सच का खुलासा किया जो वो नहीं करना चाहते थे। हो सकता है मन में ईडी का भी डर होगा, सीबीआई का भी डर होगा। डॉक्टर प्रतिभा जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, मैं सहमत हो रहा हूं उस बात से, मैं उसमें इनकार नहीं कर रहा हूं। मेरा सीधा सवाल यह है कि वो किसी पार्टी में थे, उनको वहां की लूप होल्स पता चले, उनको वहां पर भ्रष्टाचार की चीज पता चली। अब मेरा सिर्फ सवाल यह था कि क्या अगर भ्रष्टाचार का, अगर मुझे या फिर किसी को भी, आपको भी कोई चीज पता चल रही है, तो हम कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे या मीडिया का रास्ता? मेरा सिर्फ सवाल यह था। मैं आ रहा हूं, फिर से आऊंगा, रुकिए प्रतिभा जी, आऊंगा। कमलेश रमन, देखिए, एक तो बात साफ है ना, आग कहां लगती है? जहां चिंगारी होती है। कुछ तो चिंगारी होगी ना, तभी तो ऐसे तो हरक सिंह रावत ऐसे तो नहीं है ना नेता कि उनके जो मन में आया वो बोल दिया, जो मुंह में आया वो बोल दिया। मीडिया में भी अगर कोई बंदा बोल रहा है, कोई शख्स बोल रहा है, कोई ऐसा शख्स जो वाकई में किसी राज्य के लिए, देश के लिए एक व्यक्तित्व है, जिसका एक छवि है व्यक्तित्व की, अगर वो शब्द कुछ बोल रहा है तो उसके वजन होता है शब्दों का। और हरक सिंह रावत कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होंगे उनके पास, कुछ तो सबूत होंगे। वो कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे नहीं करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन कुछ तो उनके पास होगा तभी वो बोल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस हमाम में सब नंगे हैं ना मैम? जी अब्दुल जी, देखिए, अगर हरक सिंह जी के पास कोई भी सबूत है तो वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं पर भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं, वो किसी भी एजेंसी के पास जा सकते हैं, उनके पास सबूत है, वो सबूत है। लेकिन खाली सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, हरक सिंह जी को अब सीरियस ले ही कौन रहा है, उनको समझ ही कौन रहा है अब नेता, क्योंकि उन्होंने अपनी अरे सांस मैम, पहले ही सीरियस गिरा दी लीजिए है। या नहीं अब लीजिए, हमारी लेकिन बहन अगर कह जो रही वो थी बात कि बोल हम रहे हैं ना सम्मान कमलेश करते रमन, हैं। कमलेश रमन जी, वो ये कह रहे हैं कि जब मैं मंत्री था तो मैंने खुद 1 करोड़ रुपए दिए। आप ये समझिए ना कमलेश रमन हाँ, तो जी, क्यों दिए आपने? अगर मांगे गए, अगर मैडम आला कमान से कोई एक्शन आएगा या फिर कोई बात होगी। अब्दुल जी, अब आप मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपसे पैसे मांगे अब्दुल जी से कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो क्या अब्दुल जी किसी को ब्लैकमेल करके ला करके मुझे पैसे देंगे या अपनी जेब देखेंगे पहले मेरे पास है या नहीं है? ये सोचना चाहिए था ना हरक सिंह जी को। उन्होंने खनन माफियों से ला करके क्यों दिया? वो अपनी जेब से देते, नहीं था तो मना कर देते। अब दूसरी बात की अभी हमारी बहन ने कहा कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। कौन सा सम्मान करते हैं? संविधान तो आप हाथ में उठाए लिए घूम रहे हैं दिल्ली में, संविधान की किताब हाथ में लिए घूम रहे हैं। आपने कहा हम कानून का सम्मान करते हैं। अगर कानून का सम्मान कांग्रेस करती है तो जाए कोर्ट में, किसी ने रोका तो नहीं है ना, क्योंकि कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती ना, कोर्ट तो सरकार नहीं चलाती, वो तो जज चलाते हैं। वो जज का निर्णय है, वो जज का विवेक है कि वो निर्णय लेता है, वो देता है नई रिपोर्ट। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है अकाउंट में या नहीं है? आइए, हमारे पास अकाउंटेंट है, हमारे पास सारी पारदर्शिता है। जिसको अगर लग रहा है गलत है तो वो जाए और जांच करवाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं, जांच ऑब्वियसली जाहिर है, वो आखिर दूसरा रास्ता तो जांच का ही होगा। आइए डॉक्टर प्रतिमा, क्या पॉइंट रेज कर रही? इन्होंने कहा कि हम संविधान का सम्मान करते हैं और ये संविधान की प्रतियां हाथ में लेके घूमने का मतलब ये नहीं है कि हम अपमान करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। और आज यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा, जिसकी सच्चाई माननीय राहुल गांधी जी भाप गए थे कि इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है भाजपा का, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। यही वजह है कि देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बैसाखियों पे बैठा दिया, 2 बैसाखियों पे बैठा के ये सरकार चला रहे हैं आज। नहीं तो राहुल गांधी जी अगर वो प्रतियां जहां जिनकी बात हो रही है वो हर मंच पे लेके ना जाते तो आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने का जो है कार्य करती। कल क्या हुआ लोकसभा में? आप ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि आज आपको पता है अब्दुल जी कि आज आप कांग्रेस में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी रूपी वॉशिंग मशीन में जब आप धुल जाते हैं तो आपके सारे भ्रष्टाचार दूर हो जाते हैं। ये जो बिल कल आ रहा था जिसकी प्रतियां फाड़ने का कार्य कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने किया, बहुत अच्छा किया। नहीं ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है ना मैडम, जो बिल का जिसका जिक्र कर रही है वो एक अलग मुद्दा है,
वो एक अलग मुद्दा है, वो उस बिल का अलग मुद्दा है, लेकिन आज का जो मुद्दा अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अलग मुद्दा है जाहिर तौर पर। लेकिन कमलेश रमन जी देखिए, मेरा सवाल सीधा ये था कि अगर इस वक्त आपके उत्तराखंड सरकार के भीतर जो मंत्री है, जो भी एक XYZ एक मंत्री हैं, वो आने वाले समय में कुछ खुलासा करते हैं तो उनकी बात की तो वैल्यू होगी ना। कोई एक मंत्रालय देख रहा है, यानी कि मेरा सीधा सवाल यह है कि आला कमान से कोई निर्देश आया तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना आपको कमलेश रमन। आप उसको डिनाई कर देंगे? बताइए मुझे। बिल्कुल मानना पड़ेगा अब्दुल जी। कोई जब कोई संगठन में रहता है तो संगठन के नेतृत्व का कहना माना जाता है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आरोप लगाने से पहले तथ्यों को भी सामने रखा जाता है। मीडिया के सामने वो तथ्य भी रख देते हैं साथ साथ। जैसे उन्होंने जुबान हिलाई, अपनी जीभ हिलाने का काम किया झूठ बोल करके, तो आप जो है उसमें तथ्य भी रख देते हैं मीडिया के सामने, और फिर ये कहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं CBI के पास जाऊंगा, मैं ED के पास जाऊंगा, मैं थाने में जाऊंगा, मैं चौकी में जाऊंगा, तो लगता है कि हाँ वाकई कुछ है इनके पास। लेकिन ये कह देना वो खोई हुई उनकी, हाँ, वो इमेज को डैमेज जो इमेज हो चुकी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह देना, ये हल्का नहीं कर देता है इस मुद्दे को? क्या कहा अब्दुल जी? कि डैमेज कंट्रोल करना, जो इमेज उनकी डैमेज हो चुकी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है हरक सिंह रावत को लेकर। ये इस मुद्दे को कमजोर नहीं कर देता, हल्का नहीं कर देता है? नहीं, देखिए वो अपनी इमेज को कंट्रोल या डैमेज कंट्रोल केवल हरक सिंह जी कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से राज्यपाल के यहाँ जब कांग्रेसी मिलने जाते हैं तो उनको लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उनको बाहर कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हरक सिंह जी की स्थिति हो रखी है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2022 से लेके अब तक वो बैकफुट पर है, और बैकफुट पर होने के कारण वो इतना परेशान है कि झूठ बोल करके, गलत आरोप लगा करके या किसी भी तथ्यों को लेकर के कहीं ना कहीं रोज की रोज सुर्खियों में बने पर है, इसीलिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं है वो पहले बस सुर्खियों में रहने के लिए सीरियस नहीं लेता अब्दुल। आइए जरा प्रतिमा जी। हरक सिंह जी को आप कोई सीरियस नहीं लेता, ये पहली बात। देखिए अब्दुल जी, हरक सिंह को कोई सीरियस नहीं लेता। उसके बाद भी कल जब से उन्होंने बयान दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कितनी खलबली है। अरे सीरियस ना लेते तो छोड़ देते कि बोल दिया, उसको तो हम सीरियस नहीं लेते, वो तो बैकफुट पे खड़े हैं। उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी बात मीडिया ने भी सुनी, उनकी बात देश की जनता ने भी सुनी, और उनकी बात भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने भी सुनी जो उस सुकृत्य में शामिल थे। और आज और आपको क्या लग रहा है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे? अगर इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो उससे बिल्कुल ठीक है, उम्मीद यही करेंगे ना प्रतिमा जी, उम्मीद यही करेंगे कि आप कानून का रास्ता पहले अपनाइए, कानून के दायरे में आ जाएगा, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएंगी चीजें। गणेश जोशी जी के खिलाफ सुन लीजिए, गणेश जोशी जी के खिलाफ विजिलेंस में आज से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार तय निदान में जो हुआ उसकी कंप्लेन हमने की हुई थी विजिलेंस में, 3 बार जा चुके हैं, विजिलेंस नहीं सुन रहा। इसी बात की बात मैं आपसे बता रही थी कि ना कोर्ट सुनता है ना विजिलेंस सुन रहा है, और अभी मेरी बड़ी बहन कह रही थी कोर्ट भाजपा नहीं चलाती। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हाई कोर्ट महाराष्ट्र में जज बनी बैठी है। ये है कोर्ट, तो आज कोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ठीक है, कमलेश रमन क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा भाई। अगर सीरियस नहीं ले रहे होते ना आप लोग, ठीक है कमलेश रमन क्लोजिंग कमेंट लेंगे आपसे कि अगर सीरियस नहीं ले रहे होते ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। जो आप कह रहे हैं ना कि हम सीरियस नहीं लेते हैं हरक सिंह रावत को, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही होती, और वो भी नहीं करी है। हमने गैर स्टैंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वहाँ पर मीडिया ने जब सवाल किया तब जवाब दिया तो जोशी जी ने। जाहिर तौर पर सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, जब जवाब देंगे। कहा कि वो उनका मुद्दा इतना अहम नहीं है कि मैं उस पर जवाब दूं, इसलिए मैं केवल गैर स्टैंड पे बात करूंगा। ये सामने जवाब आया है ना मैम, जवाब आया है ना, पूछ लीजिएगा, जवाब आया है ना, तो हमने दिखाया ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जो सवाल पूछा गया। मेरे से पूछ रहे हैं अब्दुल जी, तो मैं जवाब दे रही हूँ ना आपको। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इतना दे रही हूँ। अगर मीडिया उसको टूल नहीं देता, चलिए ठीक है। अब ये देखना जाहिर तौर पर, क्योंकि प्रतिमा जी कह रही हैं कि कानून का रास्ता तो अपनाएंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कमलेश रमन जी हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिएगा आप लोग।